स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ, कर हर मैदान फतेह। आपने अपने जीवन की जो विशेष लक्ष्य को निर्धारित किया है, उसे तय किया है, आप यदि उसे पाना चाह रहे हैं, आप उस पर फतेह करना चाह रहे हैं, आपको विपरीत परिस्थितियों से समझौता नहीं करना होगा। उनकी विपरीत परिस्थितियों के सामने आपको डटकर उनका सामना करना होगा। यदि एक आलू जमीन के भीतर दबेगा नहीं, बरसात, ठंडी और कई सारे ऐसे विपरीत परिस्थितियों को सहेगा नहीं, तो वो अपने आप को 1 से 12 में नहीं बदल सकता। एक खट्टा आम बहुत सारे बरसात, बहुत सारे तूफानों को सहेगा नहीं, एक महंगा आम के रूप में मीठा आम नहीं बन सकता। एक माँ एक कठोर दर्द नहीं सहेगी, महीने भर का दर्द नहीं सहेगी, एक माँ नए जीवन को जन्म नहीं दे सकती। ऐसे ही आप जीवन में जिन लक्ष्यों को आपने तय किया है, यदि उस पर आप खरे उतरना चाह रहे हैं, उसको पाना चाह रहे हैं, तो आप मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए और समय के साथ करिए। आने वाले अगले 5 सालों में आप कहाँ होंगे, ये तय करिए और अपने ऊपर काम करिए और जो आपका लक्ष्य है उसे आप फतेह करके बिल्कुल दिखाए, उसको प्राप्त करके दिखाए। मित्रों, आज का विषय है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट विषय है। और डायबिटीज के बाद मैंने सबसे ज्यादा जिस पेशेंट के ऊपर काम किया है वो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के ही पेशेंट हैं। ऐसे स्थिति में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, जो कि महिलाओं से संबंधित समस्या के अंतर्गत बहुत एक जन सामान्य रूप में हम कह सकते हैं उसकी समस्या आज महिलाओं में हर चौथे पांचवे 30 से प्लस वाली महिलाओं के भीतर ये समस्या देखी गई है। इन समस्याओं को लेकर के समाज में कई सारी गलत मान्यताएं भी हैं, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम क्या क्या अपने सामान्य जीवनचर्या में क्या क्या गलतियां ना करें जिससे हम इस होने वाली समस्या से बच सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इनकी जो भ्रांतियां हैं उसको हम स्पष्ट करेंगे, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं समाज में। इसके अलावा ये स्थिति हो जाने के बाद, इसका साइज बड़ा हो जाने के बाद क्या हमें ऑपरेशन ही कराना चाहिए, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आज के चिकित्सकीय सेशन, आज अर्थात 25th बैच के लास्ट टॉपिक की तरफ। ये चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हर बच्चे का ये पहला घर होता है, भगवान के द्वारा दिया गया घर होता है। कई बार उस घर के मुखिया के कारण ही, गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पीन के कारण उस घर में कहीं कहीं विकृति आने लगती है, कहीं कहीं घुन लगने लगता है। हम उसको मेडिकल भाषा में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कह सकते हैं। आप इस तरीके से जहां भी छोटे छोटे आप जो सिंबॉलिक रूप में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये है, इधर है एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसके अलावा एक यहाँ पर है और एक ये भी है। अरे नहीं भाई, ये नहीं है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, आप देख पा रहे हैं। और इसको हम ओवरी कहते हैं। ये हमारा गर्भाशय का एरिया होता है जहाँ बच्चा पलता बढ़ता है।
और ये वेजाइनल का एरिया है। अक्सर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में कुछ भ्रांतियां ये रहती हैं कि जो गांठ होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्थान पे हो सकती है और बीच में माना जाता है, नहीं। ये जिस स्थान पे गांठ बनती है उनके लोकेशन के नाम पे, वो किस जगह पर है, साइड में है, फ्रंट में है, मिडिल में है, कि यूट्रस फंडस के बैक साइड में है, किस जगह पर है, उनके लोकेशन के आधार पर उनका नाम होता है। होते वो सारे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स ही। आप यदि इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक हेल्दी यूट्रस है, आप देख पा रहे हैं। और ये एक यूट्रस है जो कि फाइब्रॉइड के साथ है, मतलब गांठ के साथ। तो आप देख पा रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर, ठीक है। 2 फैलोपियन ट्यूब होता है। एक सवाल बनता है कि सर, क्या किसी महिला का यदि एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या वो गर्भधारण कर सकती है? जवाब है बिल्कुल। बस आपको और किसी हार्मोनल इम्पैक्ट या पार्टनर से संबंधित किसी प्रकार का हार्मोन से संबंधित डिसऑर्डर ना हो, आपके पीरियड सही आते हैं, बिल्कुल आप गर्भ धारण कर सकते हैं। क्योंकि ओवरी से जो ओव्यूलेशन होता है वो अल्टरनेट होता है, एक लेफ्ट से एक राइट से, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं ये वेजाइनल का एरिया होता है, ठीक है, ये सर्विक्स है। अब हम बात करते हैं सेम थिंग्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ये यूटेराइन आर्टरी होती है जो ब्लड को फ्लो करती है, उनसे टच करके जब फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस में जाते हैं, उभरते हैं, तो कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में किसी भी स्थान पर वो फलने फूलने और बढ़ने लगते हैं। वैसे स्थिति में आप इनको लोकेशन के रिगार्डिंग इनके अलग अलग नाम होते हैं। इसमें कुछ चीजें और होती हैं, यदि वो पेशेंट पहले से जान ले तो और अच्छा चिकित्सा करने में इजी पड़ता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा पार्ट यूट्रस का है और अलग अलग लोकेशन पे ये गांठें दिख रही हैं आपको। ऐसे स्थिति में एट्रोवर्टेड और रेट्रोवर्टेड यूट्रस का साइज एंड शेप होता है। एक बार यूट्रस का मुख जो है आगे की तरफ झुका रहता है, एक बार यूट्रस का मुख जो है पीछे की तरफ झुकता है। दोनों सिचुएशन में जो रेट्रोवर्टेड होता है उसमें पेट में बहुत ज्यादा जलन, पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड के टाइम पे, असहनीय पेन, आप सह भी नहीं सकते हैं, ऐसा पेन होता है। हमेशा आपको आतुरता के साथ डॉक्टर के पास जा करके जनरली लोग मेडिसिन लेते हैं कि कैसे भी करके हमें इससे निजात मिले, हमें आराम मिले। उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एक गंभीर समस्या है और हमें इसे सफलता के साथ ठीक करने की विधा सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को इससे सफलतापूर्वक अस्वस्थता से स्वच्छता की तरफ आने के दिशाबोध जानकारी उसे होनी चाहिए कि कैसे हम क्या कुछ करें इसके माध्यम से हम यूटेराइन फाइब्रॉइड से बाहर निकल सकें। मैंने आपको कहा कि लोकेशन के आधार पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन वो होते सभी यूटेराइन फाइब्रॉइड से। यदि आप ध्यान देंगे तो ये एक यूट्रस का स्ट्रक्चर है जिसमें ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं। यस, जैसे किसी को यदि इस साइड में हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोरल फाइब्रॉइड्स, नाम जानिएगा, ठीक है। नहीं भी जानिए तो कोई दिक्कत नहीं। और इस साइड में होता है यहाँ पर तो इसको बोलते हैं सब मिकोजल फाइब्रॉइड्स। सब मिकोजल फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस टर्मिनोलॉजी आप समझिए। ये देखिए इसको बोलते हैं जो इसके साइड में हुआ, इस एरिया में इसको बोलते हैं सब सिरोसल फाइब्रॉइड। और जो बीच में आता है इसको हम बोलते हैं, ये देखिए, इंट्रा कैविटी फाइब्रॉइड्स, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ऐसे स्थिति में महिला आपको कभी नहीं कहेगी, महिला डॉक्टर गायनी आपको कभी नहीं कहेगी कि आप गर्भ धारण करिए।
दूसरा सबसे खतरनाक जो होता है उसको हम बोलते हैं पेंडिकुलेटेड फाइब्रॉइड्स। ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम पेंडिकुलेटेड फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसको हम पेंडिकुलेटेड फाइब्रॉइड्स कहते हैं। ये हमारे ओवरी होती है और ये महिलाओं में ओव्यूलेशन के समय संचार का काम करने वाला फैलोपियन ट्यूब होता है। इधर सर्विक्स, वेजाइना, पूरा लोकेशन होता है। तो आपको इस स्लाइड के द्वारा बस इतना जानना है कि जिस जिस जगह पर, जिस लोकेशन पे गांठ होती है उसके हिसाब से गांठ वो वही रहते हैं, बस नाम चेंज होता है। जब अपने YTTC के पैसन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें पैथोलॉजी के रूप में, डायग्नोस करने के रूप में कैसे रिपोर्ट देखते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है इंट्रामोलर फाइब्रॉइड्स, या लिखा रहेगा फंडस या पेंडुकुलेटेड फाइब्रॉइड्स। आप समझ लीजिएगा पेंडुकुलेटेड कहाँ के क्या हो गया, कौन सा लोकेशन हो गया। यदि लिखा है इंट्रा कैविटी मतलब भीतर की तरफ, तो ऐसा हम यूटीटीसी में, अपने YTTC में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आप इस स्लाइड के द्वारा सीख सकते हैं। यस, जब आप सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। बहुत बारीकी से देखना होता है, इसकी डिटेलिंग जब पेशेंट के साथ अपने YTTC के बैच में करते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे काट हैं। ठीक है, इसको भी और ज्यादा डिटेल से सीखने का अवसर मिलता है। ये पूरा स्पाइन का एरिया है, देख पा रहे हैं आप। और स्पाइन, उसके बाद फाइब्रॉइड्स देखिए, आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा फाइब्रॉइड्स, जैसे देख रहे हैं। देखिए, एक तो ये हो गया, दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा ये हो गया, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक गोल सर्कल में यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो आपको सफेद दिख रहा है ना, जिसमें यूरिन होता है, जो आपको व्हाइट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, ये ब्लैडर है, यहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है। और ये पुबिक बैंड है, बोन है, जो इसको हम पिछला निचला हड्डी कहते हैं, पुबिक बोन इसको बोलते हैं। ये पूरी रीढ़ की हड्डी है, ये देखिए रीढ़ की हड्डी है ये। इस तरीके से आप उसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं। बस आपको रिपोर्ट देखना सही से आना चाहिए। यस, जब किसी महिला में फाइब्रॉइड्स का विकास शुरू होता है, जब वो बढ़ना शुरू होता है, तो पहले तो सबसे खास लापरवाही की जाती है। वो समाज का लोक लाज का भय करते हुए सोचते हैं कि जान पाएंगे तो क्या होगा, और ये अपने खास लोगों से जानकारी न दे करके मेडिकल सलाह लेने से दूर भागते हैं। भाई कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए डॉक्टर से तो मिलना पड़ेगा। जब डॉक्टर की आप सलाह नहीं लेते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एक छोटा सा फाइब्रॉइड्स, जो कि बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, अप टू 20 mm। आपको जो शेप दिख रहा है कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वही शुरुआती दिनों में आपने बहुत लापरवाही किया, आपको पीरियड गैप हो रहे थे, आपके पेवरी साइड में दर्द हो रहे थे, पैल्विक एरिया में दर्द हो रहा था, आपके कमर में दर्द हो रहा था, आपकी एड़ी में दर्द हो रहा था। ऐसी स्थिति में आपने अवॉइड किया, आपने अवॉइड किया कि भाई दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आपकी कमर में अचानक दर्द होता है, आपको वोमिटिंग होता है। ऐसी स्थिति में आप लापरवाही करते हैं तो वही फिर बढ़ करके 16 से 60 mm तक भी ये जाता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव वीक होता है। आप उसका शेप देख पा रहे हैं, ये पूरा पेंडिकुलेटेड फॉर्मेट को यहाँ से देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा चला गया, जो कि बहुत रिस्की होता है। और सबसे बड़ा जो लापरवाही करने के बाद जो साइज हो जाती है, वो लार्ज फाइब्रॉइड्स होता है, इसको हम 60 mm से लेकर के, जो कि 12 से 16 वीक्स में ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, उसका साइज
बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर, जब आप इस स्थिति में आपने सलाह मशवरा लिया नहीं, और जब आप पहुँचते हैं इस स्थिति में, तो डॉक्टर ऐसे में यही कहता है कि मैडम आप बताइए, पेशेंट को कहेगा मैडम आप बताइए आपको बेबी है या नहीं। यदि आपने कहा बेबी हमको 2-3 है, आपको यही सलाह देंगे कि इस एरिया में कैंसर हो सकता है, इसलिए आप दोनों ये और ये पूरा आप बाहर निकाल दीजिए, मतलब रिमूव योर ओवरी एंड यूट्रस। क्यों? दैट इज द फियर ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर का डर हो सकता है, इसलिए वो आपको सलाह देती हैं कि आप अपना यूट्रस और ओवरी निकाल दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने पहले स्टेज में चिकित्सकीय सलाह सुझाव से दूर रही, आपने अपने को प्रायोरिटी नहीं दिया, अपने को महत्व नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि ये समस्या जन सामान्य है। हर चौथी से पांचवी 30 साल की अधिक महिलाओं में समस्या होती है, सामान्य सी होती है। लेकिन यकीन मानिए, आज जो नॉर्मल डिलीवरी के बजाय एक सिजेरियन की तरफ महिलाएं जा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। इसके और भी कई सारे डिफेक्टिव इश्यूज होते हैं, उनके कारण भी ये सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन किसी महिला को आपको लगे कि ऐसी समस्या है, आप ये मत सोचिए कि भविष्य में क्या होगा, आप ये सोचिए कि कितना जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए और भरसक प्रयास करिए इसको ठीक करने के लिए। अल्टरनेटिव थेरेपी का ही यूज करिए। एलोपैथी में इसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं होता है। आप किसी भी थेरेपी में यूज कर लीजिए, एलोपैथी में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट की सलाह की जाएगी, आप ऑपरेट कर दीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन यकीन मानिए, मैंने फिर कहा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने डायबिटीज के बाद, शुगर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जिसके ऊपर काम किया है वो महिलाओं की सबसे जन सामान्य समस्या, जिसको हम यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, क्रॉनिक पीसीओडी कहते हैं, कंसीव इशू कहते हैं, ब्लॉक योर वन फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इन सभी समस्याओं पे हमने काम किया है। इसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड्स उसमें से एक बहुत खास फील्ड है हमारा। तो आप अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा इसको आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। मैं अभी कुछ आपको सैंपल एक्सरसाइज दिखाऊंगा कैसे उन लोगों को ठीक किया है विथ डाटा। ये एक सिनोनिम दिखा रहे हैं आपको, सरोनियो, जैसे कि अ, दिमाग में एक इमेज बन सकती है कि कैसे हमारे यूट्रस में कैसे उसका शेष बढ़ता है। साइज ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कुछ इस स्थिति में बढ़ता है। ठीक है, शुरुआत में वो कुछ ऐसा रहता है जैसे इस रूप में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर वो मीडियम शेप में जाता है इस तरीके से, 5 से 10 इस शेप में आने लगता है। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे यदि आपने लापरवाही किया तो फिर ये इन शेप में भी आने लगता है, लार्ज शेप में, जो कि 10 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ये स्थिति आने के बाद मैं अभी आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि मैंने कितने साइज वाले लोगों को ठीक किया है और उनका साइज में कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, उनका भी मैं आपको रिपोर्ट और वीडियो कुछ दिखाऊंगा, जिससे पता चले कि हाँ भाई ये ठीक होता है, ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बस थेरेपी थोड़ा लंबा कई बार चल जाता है, डिपेंड होता है कि आपने एक्सपर्ट के द्वारा दी गई थेरेपी लापरवाही की है या रेगुलर फॉलोअप में रहे। यदि आपने रेगुलर थेरेपी लिया है तो आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या बहुत जल्दी चली जाती है। इस स्लाइड में आप जो देख पा रहे हैं इसमें अ, एक चीज खास दिखाया गया है। एक्चुअल में ये छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं आपके गर्भाशय में, जो गांठ बनाते हैं फाइब्रॉइड्स। ये नेचुरली मेडिकल के ऑपरेशन थिएटर से लिया गया एक सैंपल के रूप में, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। ये आप देख पा रहे हैं स्केल है यहाँ पर। ठीक है, जिसे आप एक देख पा रहे हैं ये इतने साइज का हो गया, ये इतने साइज का हो गया। ठीक ऐसे ही आप ये देख पा रहे हैं ये थोड़े बड़े वाले साइज के हैं। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, तो अंतर तो है, कहाँ ये और कहाँ ये। तो आपको इसी स्थिति में
एक बड़े साइज के हो जाने के बाद आप जब जाएंगे तो आपको थेरेपी में कम से कम नहीं तो 6 से 7 महीने लग जाएंगे। लेकिन आप इस स्थिति में आते हैं, आपको 3 महीने में ही 100% ठीक कर दिया जाएगा और भविष्य में नहीं आएगा। फिर यदि आप इस स्टेज में आते हो तो हो सकता है आपको 4 से 5 महीने लग जाए या उससे ज्यादा भी लग जाए। सारा कुछ तय होता है आपके थेरेपी लेने की ड्यूरेशन पे, आपका कितना फॉलोअप अच्छा रहा है, कितने रेगुलर आप थेरेपी लिए हैं, मेडिसिन को कितना फॉलो किए हैं, बाकी जो 5 थेरेपी उनको कितना फॉलो किए। आज तक दुनिया में जितना भी फाइब्रॉइड थे उनमें से नेचुरली आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो फाइब्रॉइड था वो ये साइज था। आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये अब तक का सबसे बड़ा फाइब्रॉइड है। आप सोचिए कितना बड़ा, एक कटहल के जैसा, इतना छोटा एक कटहल होता है उतना बड़ा फाइब्रॉइड्स होता है। मतलब जहाँ गर्भाशय, भाई क्यों नहीं होगा, वहां पर जो भी दो पुरुष और महिला का कोई चीज मिलता है तो वहां एक जान के रूप में, वहां एक अ, जीवन के रूप में विकसित होता है। ठीक ऐसे ही जब बीमारी के रूप में कुछ ऐसा वहाँ विकास होता है तो वहाँ विकास के संसाधन मतलब खुराक, स्थिति, परिस्थिति, लोकेशन सब कुछ पर्याप्त होता है और आपकी लापरवाही तो सबसे अच्छी रहती है। इसीलिए ऐसी चीजें वहां पर एक लंबे साइप और सेज में विकास कर जाती है। आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा भी यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होता है, मतलब गर्भाशय की गांठ होती है, रसौली होती है। मैं इससे आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक, अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में, कैसे आप जानेंगे किसी को फाइब्रॉइड्स है या नहीं। तो लक्षण जानने के लिए बहुत कॉमन से अ, आप अपने आप को पहचान सकते हैं और पेशेंट को नॉलेज में ले सकते हैं इनको फाइब्रॉइड की समस्या नहीं है या है। इनको जानने की कुछ चीजें कॉमन है, जैसे पीरियड के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग होगा। अब हैवी ब्लीडिंग कई बार एमोनियोरिया और मेनोरिया में भी होता है, लेकिन पीरियड के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग होगा और बैक पेन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हैवी ब्लीडिंग है तो आप डाउट करिए भाई हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, मतलब आपको बहुत जल्दी भाग के जाना पड़ेगा, बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। और इंटरक्रॉस के टाइम पे पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, आपको कमर दर्द ज्यादा हो सकता है। और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपको पेन महसूस होता है, किसी किसी को ईचिंग भी होती है। इसके अलावा जो आपका पेल्विक एरिया है जिसको हम पेड़ू कहते हैं, वहाँ पर मतलब जैसे ये एरिया दिख रहा है आपको, ऐसे उभार पेड़ू के पेल्विक एरिया में ऐसे आपको उभरा हुआ महसूस होगा, लगेगा कि हाँ अंदर कुछ है, ऐसा महसूस होगा। सबसे बेस्ट उपाय है, उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सिम्टम और हैं उस पर भी, ये देखिए अ, मैंने आपको कहा कि हैवी ब्लीडिंग होता है और पेल्विक प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसमें पेन ज़्यादा होता है। कमर में या आपके लेफ्ट या राइट थाइज में दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी किसी किसी को पड़ता है। अभी मैंने आपको जो रिपोर्ट दिखाया था एक पेशेंट का रिपोर्ट, उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो ये वर्ड आपने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, ये जो वर्ड पढ़ा था दैट मीन्स वही वर्ड था जिसमें क्या लिखा था, पेंडिकुलेटेड, अर्थात ये लोकेशन वाला उनको था, बहुत ही क्रिटिकल था, जिसको बड़ी मेहनत के बाद बड़ी शिद्दत के साथ उसको कम कर मिला, ठीक कर मिला। वही जो मैंने आपको पहले बताया वही सारी चीजें होती हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन सामान्य सी बात है भाई, फाइब्रॉइड्स रहेगा तो जहाँ एक जीवन को पलाने पलने बढ़ने का स्थान तय होता है, वहां पर कोई गांठ बड़ा होगा, पलेगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आएंगी आएंगी, जल्दी कंसीव नहीं होगा, पीरियड समय पर नहीं आएगा तो कंसीव होने की बातें नहीं होती है, यदि होगा तो मिस कैरेज हो जाएगा। ऐसे कई सारी समस्याएं आती आती हैं। अब एक अहम
विषय पर चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए मित्रों, कारण एक नहीं कई सारे कारण, और कुछ कारणों को यदि हम बचा लें, यकीन मानिए कि आपको फाइब्रॉइड्स संभवतः नहीं होगा। सबसे पहली बात तो, आप यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ बिलोंग कर रहे हैं, या आपका शेड्यूल हमेशा बिजी बिजी बिजी, सिर्फ कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, एसी और एसी और एसी में रह रहे हैं, और बाहर का बहुत ज्यादा हाई कैलोरी इंटेक कर रहे हैं आप, अ, बाहर की जितनी भी कैलोरीज हैं हाई कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लॉस नहीं कर रहे हैं, उसका कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टोर होता है, और स्टोर किया हुआ चीज नए विकृतियों को जन्म देता है, उनको फलता फूलता करने में, विकास में सहायक होता है। तो ओबेसिटी को हमेशा कंट्रोल रखें, बढ़ रहे फैट को कंट्रोल रखें। अब जब मैंने कंट्रोल की बात कही, तो क्या कंट्रोल कर पाना संभव है या नहीं? बहुत संभव है। यदि संभव नहीं होता, तो जो एसी में मेकअप करते हैं, एसी में शूटिंग करते हैं, एक ही एसी में ही रहते हैं, आप सोचिए सेलिब्रिटी लोग अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन रखते हैं, वो अपने ऊपर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका प्रोफेशन ही वही है। यदि वो अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, तो उनका भविष्य में एक्शन वाला जो मामला है, जो शूटिंग है, वो सब कुछ उससे रिजेक्ट हो जाएंगे, उन्हें उनका काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो अपने ऊपर काम करते हैं, अपने को फिट रखते हैं। हमेशा ओबेसिटी से दूर पड़ने का प्रयास करें। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है फाइब्रॉइड्स को लाने का। नेक्स्ट होता है, इसको हम कहते हैं पीसीओएस। पीसीओडी पीसीओएस सेम ही होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसके मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया भी था। तो इससे भी कई बार गांठें आ जाती हैं। डायबिटीज, यदि किसी लेडीज को डायबिटीज है, तो पर भी गांठें आने की संभावना रहती है, क्योंकि डायबिटीज का संबंध मेटाबॉलिक होता है। डायबिटीज कोई बैक्टीरियल या फंगल डिजीज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लेकिन डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, चयापचय के क्रिया से संबंधित समस्या है। तब मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, यदि ये समस्या होगा, डायबिटीज समस्या होगी, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसका प्रभाव पड़ता है। गांठें हो सकती हैं, रसौली हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकता है, गर्भाशय में गांठें बन सकती हैं। हो सके आपको लेट पता चले। एल्कोहलिज्म, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, महिलाएं शराब नहीं पीती हैं। कुछ की अपवाद में बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो लेती हैं, तो हो सकता है उनको भी इसका कारण है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्याएं आती हैं। ईटिंग रेड मीट, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है। जितने भी सेलिब्रिटी हुए हैं, वो ईटिंग रेड मीट के कारण ही होता है। अब ईटिंग रेड मीट से आपने नाम सुना होगा था, ओवरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर। क्यों? क्योंकि जब गांठ बनती है तभी कैंसर आती है, ऐसे कैंसर नहीं आता है। आपने गोरेपन के लिए, चेहरे पे चमक पाने के लिए रेड मीट तो खा लिया, लेकिन रेड मीट के जो साइड इफेक्ट होते हैं, वो यही होते हैं, ओवरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये सब चीजें उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप ईटिंग रेड मीट का जो कंपोनेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड से समस्याओं से ग्रसित कराने का। मेडिकल की बात करेंगे, तो इसमें एक सर्जरी आती है, जो अक्सर एलोपैथ वाले यही प्रीफर करते हैं कि आप हिस्टेक्टोटॉमी करा लीजिए, मतलब कि आप पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल दीजिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये अल्टरनेटिव थेरेपी में इसे अवॉइड करने की बात कही जाती है, यदि उसमें कुछ इन्फेक्शन या अलग कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यदि आपको और बेबी चाहिए, और आपकी ओवरीज में कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल कराना चाहिए। या कुछ उसमें कैंसर सेल्स नहीं है, तो बिल्कुल करा सकते हैं। मैंने इस पर लगभग 22-23 प्रश्नों का एक लेख निकाला था। आई थिंक आपके साथ पहुंचा होगा, तो आपने देखा होगा शायद। वो लेख जरूर पढ़िएगा, नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करेंगे तो। यूटेराइन फाइब्रॉइड से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उठ रही हैं, उन सभी सवालों के जवाब
उस प्रेस रिपोर्ट में आया था। आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अब हम इसके चिकित्सकीय पहलू की तरफ चलेंगे। वही मॉडर्न लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। योग, डाइट, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर और होम्योपैथी के वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये फुल बॉडी मल्टीपैक आप देख पा रहे हैं ट्रेनिंग पर्पज से। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूप्रेशर और मलबा थेरेपी के बारे में कि मित्रों, एक्यूप्रेशर मरमा क्या इसमें काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, लेकिन बिगिनिंग स्टेज में। ठीक है, यस। जलोदर मुद्रा भी यहाँ पर पेशेंट को करानी है और जलोदर मुद्रा के अभ्यास से पेशेंट के भीतर काफी कुछ चेंजेस आते हैं। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिए। मैं हर पेशेंट को ये जरूर बताता हूँ कि यदि किसी पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या है, इस जगह पर 6 डॉट जरूर लगाएं रात में। सोने के वक्त आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट है। ये दिखने में आपको बहुत सिंपल दिखता है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट तो आप डेली हो सके तो दोनों हाथों में रात में सोने से पहले लगा लीजिए। परमानेंट मार्कर ना हो, सिंपल मार्कर हो, ताकि सुबह धुले तो आप साफ हो जाए। एक यूट्रस का बहुत खास पॉइंट होता है, जो आप एड़ी देख पा रहे हैं, इसको हम कैल्कैनस कहते हैं। कैल्कैनस बोन हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो कैल्कैनस बोन को यदि आप ऐसे पकड़ेंगे, जहाँ एड़ी होती है, जहाँ बताया मैंने पायल पहनती है, वो जहाँ पायल लटकता है उस जगह पर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर राइट साइड में और इन साइड में, मतलब जो इन साइड अंगूठा की तरफ है उस साइड में आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। आपको इस लोकेशन पे आपको अंगूठे के सहारे प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। दोनों पैरों में करेंगे, 20 टाइम्स करेंगे। डायरेक्ट यूट्रस का पॉइंट है ये। SP6 बिल्कुल घुट्टी के 3 अंगुल ऊपर आप SP6 का लोकेशन पकड़ सकते हैं। दोनों हाथों के सहारे इसको 20 टाइम प्रेस करें और इसको 3 टाइम करिए। ये एक बैरेजिन के रूप में बॉडी में जनरेट करता है और गांठ को सिंक करने में मदद करता है। गांठ को सिंक करने में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में कि होम रेमेडीज में हम किन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे पेशेंट को हम हमारे किचन में जो चीजें संसाधन उपलब्ध है उनके सहारे हम पेशेंट को आराम दिला सके। उनमें कुछ चीजें हैं जो आपके किचन में बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। उसमें से सबसे जो पहला चीज होता है जिसको हम कहते हैं ओनियन सूप। जी हाँ, ओनियन सूप का प्रयोग जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या रहती है उनको इसका प्रयोग पेशेंट को करना चाहिए। और किस रूप में करें? अच्छा रहेगा कि आप जो सुबह ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी में ओनियन सूप मिला करके लेते हैं, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। ग्रीन टी इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आप नींबू और पानी गर्म करके पी रहे हैं, उसमें आप ओनियन सूप मिला लीजिए, क्योंकि ओनियन सूप आप पियेंगे तो उसका टेस्ट आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। उसमें ओनियन मिल जाने से उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। ओनियन सूप पेशेंट को डेली मॉर्निंग में देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक शब्द समझिए, सिंक होता है। क्या होता है? सिंक होता है। छोटा होता है नहीं कह सकते, सिंक होता है। ये यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के थेरेपी पैटर्न में यूज किया जाने वाला जनरलाइज वर्ड है, सिंक होता है। नेक्स्ट जो होम रेमेडीज होता है उसमें हम कहते हैं आ, कच्ची हल्दी का रस और उसमें ओनियन का रस और आधा चम्मच शहद। एक तो आपको सूप भी ले सकते हैं, इसके अलावा यदि आपके पास और संसाधन उपलब्ध हैं तो इसके और भी
पॉजिटिव और भी लिफ्टेड होम रेमेडीज हैं उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कच्ची हल्दी का जो रस होता है उसको 1 चम्मच ले लीजिए, और ओनियन का जो रस होता है, प्याज का रस होता है, उसको भी 1 चम्मच ले लीजिए, और आधा चम्मच आप शहद ले लीजिए। इन दोनों को मिला करके आप खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे भी आपके फाइब्रॉइड्स में सिंक का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो चीजें कटने लगती हैं। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। पेशेंट को किसी भी रूप में पेपरमिंट इंटेक कराइए। पेपरमिंट आप समझते हैं, जो पान की दुकान में आप खाते हैं और ऐसे लगने के बाद जिम में लगता है तो आप ऐसे करते हैं, आपको ठंडक लगता है, दैट मीन्स पेपरमिंट। पेपरमिंट को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। एक डली में रख करके आप खा सकते हैं, नारियल के बुरादे के साथ आप खा सकते हैं, किसी भी रूप में आप खाएं, बहुत अच्छा फायदा करेगा। धनिया और जीरे का काढ़ा, धनिया और जीरे का काढ़ा शरीर में आ, ऊष्मा को पैदा करता है, और ऊष्मा उसके सूजन को, उसके टाइटनेस को स्मूथ करता है, और बाकी जो मेडिसिन होती है वो उनको सिंक की तरफ को जल्दी खींचता है। इसके अलावा एक सबसे अच्छी औषधि कहा जाता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप खाली पेट, मतलब सिर्फ ऐसे खाली पेट कोई लोकल वाला आप टमाटर काट के खाइए, और जैसे आप जीभ में रखते हैं आप देखेंगे जीभ का जो ये हिस्सा होता है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा कटने लगता है। मतलब आप 1-2 पीस से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि टोमेटो में ऐसी चीजें होती हैं कि वो आपकी जीभ की स्किन को भी थोड़ा पतला करने लगती है। तो आप हो सके तो 1 या 2 पीस टोमेटो लीजिए, और इसका विकल्प और बेस्ट विकल्प है कि आप अल्टरनेट करके, जो मैंने आपको दूसरा सूप बताया है उसमें अल्टरनेट करके आप टोमेटो सूप का यूज करिए। टोमेटो सूप आपके बॉडी में इंटेस्टाइन के रूप में जा करके इनर लेवल पे उस साइज को इस्तेमाल करने में, सिंक करने में मदद करेगा। बाकी चीजें उष्मा देती हैं और उसको सिंक करने में मदद करती हैं बाकी चीजें। बेस्ट एंड लास्ट थिंग्स, आपने कभी घर में दिवाली के समय बचपन में चूना पोता होगा, चूना चूना पोता होगा, तो उस चूना पोतने के दौरान में आप अक्सर किसी की देखेंगे हाथों में कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि चूना का गुण होता है, यदि आपके हाथों में लग गया तो उसको काटने का काम करता है। और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के पेशेंट को भी रूटीन बेस्ड उन्हें थोड़ा सा चूना, मतलब आप समझिए गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 कप 1 कटोरी दही के साथ खाना चाहिए। आप यदि ये अभ्यास सिर्फ डेली करते हैं, 1 महीना करते हैं, तो आपके शरीर के भीतर जो गांठ बना हो उसके भीतर काफी आमूल चूल परिवर्तन आएंगे। आप इसका प्रयोग कभी करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा नेचुरोपैथी में कुछ प्रयोग हैं, उनको कर सकते हैं। जैसे भाई कोई टाइट चीज है, गांठ है, उसके साइज और शेप को कम करना है तो सिंपल सी बात है, आपको उसमें टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हॉट एंड कोल्ड, अर्थात गरम और ठंडा सेक दिया जाए। गरम ठंडा सेक कैसे? जैसे आपके पास यदि ऐसी पुट्टी मिल जाए, ठीक है, तो पानी को गर्म कर लीजिए, और पानी को गर्म करने के बाद एक गर्म पुट्टी ले लीजिए, एक ठंडा पुट्टी ले लीजिए, और इन पुट्टी के सहारे आप पानी, गर्म वाले पानी में इसको डुबाइए, और एक दूसरा लेके रखिए। उस ठंडे वाले पानी को, जो कोल्ड है, उस ठंडे वाले पानी में दूसरे को डुबा करके एक बार गर्म वाला रखिए, फिर एक बार ठंडा वाला रखिए। ऐसा आप करेंगे, काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको हम गर्म ठंडा पुट्टी का सेक भी कहते हैं। इसको करके भी पेशेंट के भीतर आप काफी हद तक परिवर्तन ला सकते हैं। ये उस गांठ के टाइटनेस में, हार्डनेस को स्मूथ में कन्वर्ट करता है, बाकी चीजें हेल्प करती हैं सिंक करने में। तो नेचुरोपैथी का उपयोग आप इस रूप में कर सकते हैं। फ्रेश एयर स्नान कराया जाए, मतलब शुद्ध वायु में चलने के लिए पेशेंट को कहा जाए। जब शुद्ध ऑक्सीजन आपके लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचता है तो जो सेलुलर टिश्यू लेवल पे इकट्ठा होकर के गांठ को प्रोड्यूस करती हैं, गांठ को बढ़ाती हैं। क्यों?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है जब आप ऑक्सीजन लेंगे, लंबा चलेंगे, ओपन श्वास लेंगे, तो आपके भीतर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो वो कहीं पर क्लॉट नहीं बनाएंगे, गांठ नहीं बनाएंगे। दैट इज, पेशेंट को सहजता के साथ फ्रेश एयर में घूमने के लिए कहा चाहिए, मतलब हवा चिकित्सा, इसको भी कर सकते हैं आप। पेट की मिट्टी की पट्टी डेली दी जाए, पेट की मिट्टी की पट्टी पेशेंट को डेली दिया जाए, इससे पेशेंट के भीतर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मिट्टी की पट्टी जैसे आप देते हैं, और गौमूत्र का प्रयोग पेशेंट डेली करें, इससे भी एक रिजल्ट अच्छा आएगा। गौमूत्र नहीं भी है तो आप गौ अर्घ का प्रयोग कर सकते हैं, गौ अर्घ से भी पेशेंट के भीतर बहुत अच्छा स्नान होता है। इसके अलावा पेशेंट को एक लेडीज में कई बार किस प्रॉब्लम में, एक पुरुषों में हम कहते हैं मेहन स्नान, और महिलाओं में हम सिंपली रिप्रोडक्टिव यूट्रस बाथ उसे कहते हैं। उसका तरीका है दोनों पैर के पंजों के सारे बैठ जाते हैं और हाथों को इस तरीके से कर लेते हैं। नहाने के लास्ट सिचुएशन में पानी को थोड़ा धीरे खोलते हैं, एक हाथ स्टर्नम के नीचे चच रहता है और एक हाथ ऊपर रहता है, पानी की धार यहाँ गिरती है, उसके छींटे यहाँ पड़ते हैं, ये छींटे उसके सीने में गिर करके यहाँ स्टोर होता है। जब ये स्टोर होता है तो अंदर से नीचे का टेम्परेचर चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो भीतर में जो वार्म मसल्स हैं, जो गर्म मांसपेशियां हैं, उनके बीच में टेम्परेचर के कारण चेंजेस होते हैं, मतलब इनके टाइटनेस में काफी कुछ स्मूथनेस आती है, हल्कापन आता है, जिसके कारण आप ब्लैडर में रिएक्ट करके यूरिन कराते हैं, जिसके कारण जहां पर भी सिस्ट इकट्ठा हो रहे होते हैं, गांठ बन रही होती है, उनका विकास धीरे धीरे रुकने लगता है। आप यूट्रस बाथ का भी प्रयोग पेशेंट को करवा सकते हैं। इसके अलावा डाइट की हम बात करें कि डाइट में क्या कर सकते हैं। डाइट में कुछ चीजें पेशेंट को इंक्लूड करिए, जैसे कि बनाना हो गया, पेशेंट बनाना खाएगा, पोटेशियम सोर्स को लेगा, तो धीरे धीरे इनके विकास को बल नहीं मिलेगा और जल्दी गलने की तरफ आगे बढ़ेंगी। टोमेटो, मैंने कहा कि आप टोमेटो इंटेक कर सकते हैं, कीवी, पाइनएप्पल, एप्पल का इंटेक करें, और प्रोटीन और विटामिन डी, मतलब ताजी जो सब्जियां होती हैं उन्हीं को इंटेक कराइए। गाजर का जूस दीजिए, एलोवेरा जूस मिले तो और अच्छा रहेगा। राइस दे सकते हैं आप, लेकिन राइस में आप ब्राउन राइस दीजिए, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट भी आप कभी कभी पेशेंट को दे सकते हैं। क्या चीजें नहीं देनी है, तो जो स्वीट पोटैटो होते हैं उनका सेवन पेशेंट को नहीं कराना है, स्वीट पोटैटो नहीं करानी है, ठीक है। फ्राइड फूड बिल्कुल मना करिए। जितने भी ऐसे बाहर के ऑयल आते हैं, क्योंकि मतलब थोड़े हैवी होते हैं, उन ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, पेशेंट को कभी भी यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की आने की स्थिति में मीठा बंद करना चाहिए। मीठा यदि आप बंद नहीं करेंगे तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेशेंट को मीठा बंद कराइए और दिन में सोना बंद कराइए। यदि पेशेंट दिन में सोना बंद नहीं करेगा तो ये समस्या बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत ज्यादा साइज बड़ा हो जाएगा। दिन में सोना बिल्कुल बंद किया जाए। और यदि आप चाय पीते हैं तो चाय को भी बंद करिए। चाय बहुत बड़ा खास रोल प्ले करता है आपकी गांठ को बढ़ाने में, उसका विकास करने में। चाय को बंद करिए। और खाली पेट यदि आप कॉफी पीते हैं तो ये तो बिल्कुल महाभारत ही करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं बात किया अब योगा थेरेपी की बात करेंगे। योगा थेरेपी क्या कुछ करा सकते हैं, तो योगा थेरेपी का इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जिम का इसमें कोई एवल्युएशन नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। जिम दूर दूर तक दूर है, जुम्बा बहुत दूर तक इससे दूर है। कुछ काम करता है तो कुछ क्या बहुत कुछ काम करता है योगा थेरेपी। बस आपको सही पैटर्न में वो कराना चाहिए। और योगा थेरेपी में याद रखिए, फिक्स चीजें नहीं है। पेशेंट की याद रखिए, पेशेंट के लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के आधार पे पेशेंट का जो
थेरेपेटिक प्लान है वो चेंज होगा। इसलिए मैंने कहा ना, फाइब्रॉइड्स किस लोकेशन पे है, भाई फंडस में है, सबम्यूकोजल एरिया में है, वेजाइनल साइड में है, इन साइड में है, तो तय होता है कि उसका पेशेंट का जो थेरेपी प्लान है वो लोकेशन के हिसाब से तय होता है। यस, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। यदि पेशेंट का जो लोकेशन साइज है बहुत छोटा है, आप ये वाला प्रैक्टिस करा सकते हैं, ऐसे वज्रासन में बिठा करके या ताड़ासन में, और साइज बड़ा है तो बीच में आपको ऐसे कवर वाले यूज करने हैं। आपने अभी जो इमेज देखा था स्टीम बाथ का इमेज था। यस, आप ये वाला भी अभ्यास पेशेंट को कराएंगे, गर्भासन कहते हैं इसको। दोनों अभ्यास ये भी कराएंगे आप पेशेंट को। बाह्य कुंभक के साथ में श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और थोड़ा देर होल्ड करने के लिए बोलिए। श्वास जब बाहर रहेगा, जब डायफ्राम में दबाव नहीं पड़ता है, क्यों दबाव नहीं पड़ता है, आपने श्वास बाहर छोड़ दिया, लंग्स में ऑक्सीजन गया नहीं, तो डायफ्राम हल्का महसूस करता है। डायफ्राम हल्का महसूस करता है तो भीतर के जो यूट्रस वेजाइनल स्मूथ मसल्स हैं, रिप्रोडक्टिव मसल्स हैं, उनके बीच में खिंचाव होता है। उस खिंचाव को योग की भाषा में हम आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट कहते हैं। आइसोटोनिक इसोटोनिक हम मूवमेंट कहते हैं, जिससे उनके साइज और शेप में सिंक करने कराने में मदद मिलती है। ये वाला अभ्यास पेशेंट को खूब कराइए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पेंडिकुलेटेड लेवल पे है तो नहीं कराएंगे आप, पेंडिकुलेटेड वाले पेशेंट को ये वाला अभ्यास नहीं कराएंगे। या सेम प्रैक्टिस देख पा रहे हैं आप, नॉर्मल है तो आप करा सकते हैं। ठीक, द्विपाद विस्तार आसन बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन पेंडिकुलेटेड है तो आप इसका अभ्यास नहीं कराएंगे। ठीक है, या फंडस है तो आप इसका अभ्यास नहीं कराएंगे। डायनामिक विष्णु आसन पेशेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। यह अभ्यास जो मैंने आपको पहले बताया है, इसका अभ्यास पेशेंट को करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये भी। ये अभ्यास आप देख पा रहे हैं पेशेंट को डायनामिक पोर्शन में कराना है, और इसमें भी पेंडिकुलेटेड लोकेशन पे अभ्यास नहीं कराना है, बाकी सब में आप करा सकते हैं। और कहीं पर यदि पेशेंट को इसके साथ साथ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो पर भी ये वाला अभ्यास नहीं कराएंगे। ये तो हो गई योगा थेरेपी में। इसके अलावा योगा थेरेपी में कुछ चीजें और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डायनामिक भस्त्रिका हो गया, शरीर में उष्मा पैदा करेगा, उष्मा पैदा करेगा तो सिंक कराने में, उनके साइज को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, इसको आप कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को पेशेंट को करा सकते हैं और पीरियड टाइम पे इसे क्लोज कर देंगे, और 1 से 3 राउंड पेशेंट को कराइए, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यदि पेशेंट का एज ज्यादा है, मतलब 40+ एज है, तो सूर्य नमस्कार नहीं कराएंगे, याद रखिए, लिख लीजिए आप। 40+ है तो आप पेशेंट को सूर्य नमस्कार नहीं कराएंगे। ठीक है, उससे नीचे वाले हैं तो उनको मार्जरी आसन भी करा सकते हैं आप। और पेशेंट को यदि पहले बेबी नहीं हुआ है, मतलब पहला बेबी भी नहीं हुआ है, और पेशेंट फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहला बेबी नहीं हुआ है, उसको पहली बार में, मतलब पहला यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, वैसे स्थिति में पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट अग्निसार क्रिया करा सकते हैं, माइल्ड वे में। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। पहला बेबी नहीं हुआ है, मतलब कभी गर्भ धारण नहीं किया है, लेकिन उसे फाइब्राइड हो गया है और उसका एज 40 बिलो है, नीचे है, उस स्थिति में आप बाह्य कुंभक के साथ में माइल्ड अग्निसार करा सकते हैं। माइल्ड अग्निसार से आंतों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण जो सिस्ट होता है, गांठ होता है, उसमें धीरे धीरे सिंक साइज में, साइज एंड शेप में कमी आने लगती है। इसका अभ्यास कर सकते हैं पेशेंट को। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आयुर्वेदा थेरेपी के बारे में। आयुर्वेद में किन औषधियों का प्रयोग करा के आप पेशेंट को आराम दिला सकते हैं। तो आयुर्वेद की जब बात आती है तो वो सारी औषधियाँ यूज में आ जाती हैं जो शरीर से अतिरिक्त मसल्स को कम करती हैं। ठीक है, उन औषधियों में सबसे पहला जो आता है कि भाई आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ठीक करने के लिए
सबसे पहला जो औषधि है इसको हम अशोकारिष्ट कहते हैं। अशोकारिष्ट दीजिए, अमृतारिष्ट इंक्लूड करिए, साथ में रसनादी क्वाथ आप दे सकते हैं पेशेंट को। कैशोर गूगल दीजिए, एम लिवर सिरप दीजिए, इसके अलावा चंद्रप्रभावती दीजिए। और इन पेशेंट को ये इंक्लूड करिए, यदि उसके साइज बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो साथ में अल्पित्तिकार चूर्ण दीजिए और काचनार गूगल के साथ में कैशोर गूगल चला दीजिए। अर्थात काचनार गूगल और कैशोर गूगल में कैशोर गूगल 1 महीना चला के बंद किया जाएगा और काचनार गूगल पूरे 3 महीने तक चलाइए। और यदि पेशेंट को भूख कम लगती है, भूख नहीं लगती है, गैस ज़्यादा बनता है, वैसे स्थिति में हिंग वाष्टक चूर्ण भी इंक्लूड करिए। यदि आप ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फॉलोअप में रखिए। पेशेंट का जो थेरेपी प्लान है उसको प्लान करके ही स्टार्ट करें ताकि पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो आप यदि ऐसा करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा उसके साइज और शेप को कम करने में मदद मिलेगा। बस तय ये कर लीजिए, आपको आना चाहिए डायग्नोज करना कि पेशेंट का जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है वो किस लेवल का है, पेशेंट का जो साइड एंड शेप साइज है वो किस लेवल का है। ऐसे स्थिति में आज के सेशन को मैं यही विराम देता हूं और आज के चिकित्सीय सेशन को मैं यही विराम देता हूं और आपके जो प्रश्न है उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं। यस, आप सभी आमंत्रित हैं। हेलो सर, I don't have any question regarding the session. I just wanted to know कि अभी अपना ये थेरेपी कोर्स कंप्लीट हो गया आई थिंक और वी आर डूइंग। हाँ, आपको वीडियोस कल शाम को 4 बजे तक अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और सर वो हमारे पास हमेशा रहेगा वीडियो? आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें कल शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सर वो वीडियो यूट्यूब पे रहेगा या क्या रहता है? वो हम डालेंगे, आपको मेल कर देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस एंड गिविंग अस टाइम। इट्स रियली वंडरफुल। इसी को इतना हम लोगों के लिए डिसिप्लिन, समय निकाला सिखाया इसके लिए। पहला वाक्य है डिसिप्लिन। ठीक है, अभी हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इंडिविजुअली लिंक भेज के उनका फीडबैक भी लेंगे, उनको रिकॉर्ड भी करेंगे और उनको रिलेटेड सोशल मीडिया पे हम एक्सपोज भी करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं। तो अपने सभी स्टूडेंट्स से हम इन फ्यूचर कांटेक्ट में रहेंगे और बहुत जल्द हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम तो आज के सेशन को हम यहीं विराम। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, लड़की है छोटी, मतलब 20-21 साल की, तो अल्टरनेट थेरेपी उनको कितने दिन लेना होगा? जी, आप किसी छोटी बच्ची में 20-21 साल की लड़की को अगर ये फाइब्रॉइड है तो उनको अब अल्टरनेट थेरेपी अप्रोक्सीमेट कितना दिन जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन आप तय कर लीजिए कि आपको डायग्नोस ये होना चाहिए कि उसको किस लोकेशन वाला फाइब्रॉइड से। बिल्कुल ठीक हो जाता है, मैंने बहुतों को ठीक किया है। सबसे ज्यादा काम मैंने डायबिटीज पे किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने महिलाओं से संबंधित यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पे किया है। बिल्कुल ठीक हो सकता है, बस आपको थेरेपी अच्छे से प्लान करके देना आना चाहिए। और कितना ड्यूरेशन कितना होगा सर? 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, ऐसा हाँ कुछ तो देखिए, होता यदि होगा? जैसे मैंने आपको 3 स्टेज बताए थे ना, फर्स्ट ग्रेड में है तो, सेकेंड ग्रेड में है तो 5 to 6 मंथ और थर्ड ग्रेड में है तो 8 से 9 महीने भी लगते हैं। अभी जिस लेडीज को मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया है वो सिर्फ 1 मंथ का रिपोर्ट है। बीच में वो खुद ही एक योगा एक्सपर्ट हैं, आप नाम सर्च करके देख सकते हैं, लेना खोडासकर। उनके खुद भी न जाने कितने क्लासेस चलते हैं, तो उनको मैंने थेरेपी दिया, YTTC उन्होंने कोर्स किया। ऐसे स्थिति में हो जाता है, किसी किसी समस्या हो जाती है। तो आगे चल के
हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें नई बीमारियां रहेंगी और नए तरीके से उसको फिर से लॉन्च करेंगे और कुछ चीज़ें और उसमें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, आज के सेशन को यही विराम देते हैं। आप सभी ने समय लेकर के कोर्स को ज्वाइन किया, अटेंड किया और कोर्स को पूरा करने में आपने भी मदद किया। इस बैच में रजिस्ट्रेशन 18 लोगों ने कराया था, जिसमें 2 लोगों ने पेमेंट नहीं किए थे, जिनको हमने बाहर कर दिया और बाकी सब घर बैठते हैं क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है वीडियो वो उन तक पहुंच जाता है, तो बहुत लोग लेते भी नहीं है। ये बैच पहला ऐसा बैच होगा जिसमें हमने वीडियो देने का वादा किया था और आप तक मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बैच में हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार।